हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम अंतःस्रावी तंत्र का जो तीसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात इस वीडियो में हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या है। तो हम हाइपोथैलेमस के द्वारा मोचक हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन अर्थात निरोधी हार्मोन निकलते हैं जो पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस से, किससे? हाइपोथैलेमस से। ये रहा यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो कि एक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि एक वृंतनुमा भाग द्वारा, ये इतना सा जो वृंतनुमा भाग है, इस भाग को कहते हैं हम इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। इनफंडीबुलम के द्वारा ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि जो है, ये पीयूष ग्रंथि इस हाइपोथैलेमस के द्वारा जुड़ी रहती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा पीयूष ग्रंथि किस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, या जिस संरचना से जुड़ी रहती है उस संरचना को क्या कहते हैं? तो उस संरचना को कहते हैं हम इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। अब बात करें पीयूष ग्रंथि, तो ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये अपने मटर के दाने के समान ग्रंथि होती है। किसके समान? मटर के दाने के समान ग्रंथि होती है और इसका रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। कैसा रंग होता है? इसका रंग होता है गुलाबी होता है। और ये जो ग्रंथि है ये हमारे कपाल की जो स्फिनोइड अस्थि है, कपाल की स्फिनोइड अस्थि यहाँ से स्टार्ट होती है, इसके चारों ओर इस प्रकार से। तो स्फिनोइड अस्थि के द्वारा, स्फिनोइड अस्थि के द्वारा एक गड्ढा बनता है, एक गर्त बनता है, छिछला गर्त, जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। अर्थात स्फिनोइड अस्थि जो होती है कपाल की वो इस प्रकार से होती है इस ग्रंथि के चारों ओर, और इस अस्थि के कारण जो गड्ढा बनता है, जो गर्त बनता है, उस गर्त को नाम दिया गया है सेला टर्सिका। तो पीयूष ग्रंथि सेला टर्सिका में स्थित होती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक भाग अग्रपाली कहलाता है और दूसरा भाग पश्चपाली कहलाता है। अग्रपाली को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पश्चपाली को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो अग्रपाली अर्थात एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। ये अग्रपाली, ये जो आगे की ओर जो भाग है वही अग्रपाली है। ठीक है। तो अग्रपाली के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट पार्स ट्यूब्रेलिस, दूसरा पार्ट पार्स इंटरमीडिया और तीसरा जो पार्ट है वो है पार्स डिस्टेलिस। तो ये 3 पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस के होते हैं। बात करें पहले की पार्स ट्यूब्रेलिस की, तो पार्स ट्यूब्रेलिस जो होता है ये वृंत के चारों ओर पाया जाता है, एक कॉलर के रूप में पाया जाता है ये। ठीक है। मनुष्य में थोड़ा सा अस्पष्ट होता है, इतना स्पष्ट नहीं होता है ये भाग जो पार्स ट्यूब्रोलिस है। तो ये जो वृंत है इनफंडीबुलम, इस वृंत के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है। और इसके द्वारा ही फिर आगे पीयूष ग्रंथि है वो होती हैं और इनफंडीबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये पार्स ट्यूब्रोलिस पार्ट है। ठीक है। जो कि मनुष्य में इतना स्पष्ट होता नहीं है। ठीक है। इस पार्ट के द्वारा किसी भी हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। जो पहला पार्ट है इसके द्वारा किसी भी हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि के पार्स ट्यूब्रेलिस या अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्रपाली कह दो या अग्र पीयूष ग्रंथि कह दो या एडिनोहाइपोफाइसिस कह दो, एक ही बात है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा किसी भी प्रकार के एडिनोहाइपोफाइसिस के जो पार्स ट्यूब्रेलिस पार्ट है इसके द्वारा किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। अब बात करें पार्स इंटरमीडिया, तो दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया जो है वो पीयूष ग्रंथि की दोनों पालियों के मध्य स्थित होता है। अर्थात जो अग्रपाली एडिनोहाइपोफाइसिस
और पश्चपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस। इन दोनों के बीच का जो ये भाग है, ये भाग का मतलब है कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। जो भाग टच कर रहा है पीछे का भाग है, ये 3D चित्र नहीं है। जो इसका भाग, जो पीछे का भाग, जो इसके पश्च पीयूष से संपर्क में रहता है, उसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। और पार्स इंटरमीडिया के द्वारा केवल और केवल एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। केवल और केवल एक हार्मोन का सिक्रेशन है वो पार्स इंटरमीडिया के द्वारा होता है, और उस हार्मोन का नाम है MSH। MSH पार्स इंटरमीडिया के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन का स्त्रवण होता है, उसका नाम है MSH। इसलिए इस MSH को हम इंटरमीडियन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडियन हार्मोन भी कहते हैं। MSH का पूरा नाम होता है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित होता है। तीसरा पार्ट है पीयूष ग्रंथि का, अग्र पीयूष ग्रंथि का, वो है पार्स डिस्टेलिस। और पार्स डिस्टेलिस के द्वारा मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन हैं, उनका स्त्रवण होता है। ये जो भाग होता है ये फूला हुआ भाग होता है। अग्र पीयूष ग्रंथि का जो फूला हुआ जो भाग है इसी को हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, और इसके द्वारा मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन का स्त्रवण होता है। पार्स इंटरमीडिया के द्वारा एक हार्मोन MSH, कौन सा? MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके द्वारा किसी भी हार्मोन का स्त्रवण नहीं होता है। ठीक है, तो यह है अग्र पीयूष ग्रंथि। अब बात करें पश्च पीयूष ग्रंथि या पश्चपाली या न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के ही। ठीक है, और पहला जो भाग है वह है मध्य एमिनेंस, दूसरा पार्स नर्वोसा, और तीसरा है पीयूष व्रंत। मध्य एमिनेंस जो होता है वो हाइपोथैलेमस के आधार पर होता है। कहाँ होता है? मध्य एमिनेंस जो है वो हाइपोथैलेमस के तल पर होता है, या इस आधार पर ये भाग जो है वो मध्य एमिनेंस है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है पार्स नर्वोसा। पश्च पीयूष ग्रंथि का जो ये फूला हुआ भाग है, पश्च पीयूष ग्रंथि का जो ये फूला हुआ भाग है, इस भाग को हम कहते हैं पार्स नर्वोसा। और तीसरा पार्ट है पीयूष व्रंत, जो कि पार्स नर्वोसा से ही आगे की ओर एक व्रंतनुमा संरचना में बढ़ा रहता है, जो कि इस चित्र में पीछे की तरफ रहेगा। इस चित्र में कहाँ रहेगा? पीछे की तरफ रहेगा। एक व्रंतनुमा उभार के रूप में उभरा हुआ रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पीयूष व्रंत। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं पीयूष व्रंत कहते हैं। ठीक है,